नमस्कार, क्वेश्चन और में आपका स्वागत है। मैं हूं मनीष एशियन 24/7 देख रहे हैं आप। उत्तराखंड कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा को अध्यक्ष पद पर काबिज हुए 1 साल हो चुका है। इस खास मौके पर प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय में जमकर जश्न मनाया गया। आतिशबाजी के बीच बधाई देने वालों का भी तांता लगा रहा। कांग्रेस के तमाम पदाधिकारियों ने भी उन्हें बधाई दी। पार्टी के पदाधिकारियों ने कहा कि यह 1 साल कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा के लिए बेहद चुनौतीपूर्ण रहा, लेकिन इस 1 साल में उन्होंने ऐतिहासिक काम किए हैं और उनके नेतृत्व में उत्तराखंड कांग्रेस का प्रत्येक कार्यकर्ता एक बार फिर से उत्साह से लबरेज है। बहुत ही चुनौती पूर्ण साल भर रहा है और कार्यकर्ता निराश था। सबसे बड़ी बात तो ये थी कि कार्यकर्ता के उत्साहवर्धन करने की आवश्यकता थी, उसका जो मॉरल अप करने की ज़रूरत थी और वो माननीय अध्यक्ष जी ने किया है। और जगह जगह गए, पूरे प्रदेश का भ्रमण भी किया, कार्यकर्ताओं से मिले और जैसा होता है कि अमूमन एक नया रिकॉर्ड अध्यक्ष जी ने बनाया कि लोग डाक बंगलों में रुकते हैं, होटल में रुकते हैं। अध्यक्ष जी ने कार्यक्रम बनाया कि भाई मैं गांव में रुकूंगा और किसी कार्यकर्ता के घर पर रुकूंगा, तो ये कार्यक्रम भी अध्यक्ष जी ने किया और बड़ा चुनौतीपूर्ण रहा। देखिए, उसके बाद तमाम घटनाएं होगी, प्रदेश की घटनाओं का आप देख लीजिए। जैसे अंकिता भंडारी हत्याकांड हो गया, उसके बाद पेपर लीक का मामला सामने आ गया, बिजली के दाम बढ़ाने की बात आ गई, पानी के दाम बढ़ाने की बातें आ गई। तो संघर्ष ही संघर्ष है, लेकिन सबसे बड़ी बात जो उपलब्धि में कहूँगा वो अध्यक्ष जी ने कार्यकर्ताओं के मनोबल को बढ़ाने का काम किया और आज कांग्रेस का कार्यकर्ता आपको सड़क में दिख रहा है। हम जो बार बार कर रहे थे कि हाईकोर्ट के सिटिंग जज के निगरानी में जांच होनी चाहिए, अंत में सरकार को निर्णय लेना पड़ा। तो कई मुद्दे हैं, बड़े ही उपलब्धियों पूर्ण रहा है और आगे भी संघर्ष रहेगा। इस समय संघर्ष करने का और सड़क पर लड़ने का समय। देखिए, कांग्रेस के पूर्ववर्ती अध्यक्षों का जिस प्रकार कार्यकाल रहा वही कार्यकाल करण माहरा जी का रहा। जिस प्रकार पूर्व के अध्यक्ष कांग्रेस की अंदरूनी लड़ाई से जूझते रहे, जिस प्रकार सिर फुटबॉल पहले होती रही, वही सिर फुटबॉल पिछले 1 साल से हो रही है। कांग्रेस का कोई ऐसा कार्यक्रम नहीं रहा जिसमें कुर्सियां मेज न टूटी हो, कोई ऐसी बैठक नहीं रही जिसमें गाली गलौज न हुई हो। तो करण माहरा बेचारे क्या कर पाते? करण माहरा तो इन बड़े दिग्गजों को संभालने में ही लगे रहे। 1 साल का कांग्रेस के करण माहरा का कार्यकाल केवल और केवल आपसी कलह को सुलझाने में और अपने नेताओं को मनाने में ही बीत गया। और मुझे लगता नहीं कि कांग्रेस की सिर फुटबॉल और आपसी कलह समाप्त हो पाएगी और अगला जो कार्यकाल है उनका इसी प्रकार जो है कांग्रेस की कलह में ही बीत जाएगा, ऐसा मुझे लगता है। तो देहरादून कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा का 1 साल का कार्यकाल पूरा हुआ। इस कार्यकाल के दौरान बहुत सारी चीज़ें प्रदेश अध्यक्ष ने देखी भी होंगी और जो सबसे बड़ी चुनौती रही उनके लिए, एक तो पार्टी को गठजोड़ करना, उसके बाद बीजेपी को घेरना, कई सारी चीज़ें हैं। लेकिन कार्यकाल कैसा रहा, बीजेपी को कैसा लगता है कि भाई इनके कार्यकाल में बीजेपी कितना बैकफुट पर आई या और भी जो दल है वो कितने दलों को जोड़ पाए, इन सभी सवालों का हम जवाब जानेंगे। हमारे साथ हमारे मेहमान भी जुड़ चुके हैं। सतवीर सिंह चौहान बीजेपी प्रवक्ता जुड़ चुके हैं, लक्ष्मी अग्रवाल जुड़ चुकी हैं, कांग्रेस प्रवक्ता है, प्रेम पंचोली वरिष्ठ पत्रकार है, अमरेंद्र बिष्ट आप प्रवक्ता है। आप सभी मेहमानों का स्वागत है चेन में। लक्ष्मी अग्रवाल जी, रुख आपका कर लेते हैं पहले। लक्ष्मी अग्रवाल जी, 1 साल के कार्यकाल को आप कैसा देखती हैं और कितना चुनौतीपूर्ण रहा है आपके प्रदेश अध्यक्ष का? क्योंकि जिस तरह से आप देखिए अभी तक चुनौतियों से ही गुजर रहे हैं वो, तो आपको किस तरह से लग रहा है इन चुनौतियों को पार पाएंगे? देखिए मनीष जी, ये एक बहुत, जैसा आपने कहा कि ये चुनौतीपूर्ण, जब उनको कार्यभार मिला था उस समय आप समझ सकते थे कि इस प्रदेश के जो हालात है, उन हालातों में कांग्रेस कार्यकर्ता के मनोबल को बढ़ाते हुए कांग्रेस जनों तक पहुंचना, जिस तरह से उन्होंने अभी कार्यक्रम किए, ब्लॉक ब्लॉक बूथ स्तर तक उन्होंने कांग्रेस को मजबूत करने का जो काम किया। और प्रदेश के हालात तो आप देखिए ना, जहां जहां तमाम तरह के, चाहे वो बेरोजगारों पे लाठीचार्ज हो, चाहे वो अंकिता भंडारी का मामला हो, चाहे वो तमाम तरह के वन फूल वाला देखिए, चार धाम की व्यवस्था को लेके देखिए, तमाम चुनौतियां ही चुनौतियां। उन चुनौतियों के बीच में कांग्रेस जन के मन में एक उम्मीद, एक आस, एक
एक बिल्कुल ऊर्जा भर देने का काम माननीय करण मेहरा जी ने किया है। और निश्चित रूप से आज उसका परिणाम भी आपको देखने को मिल रहा है कि आज कार्यकर्ता सड़कों पे है। अब तमाम तरह के कार्यक्रम एक साल के, चाहे वो आपका राजभवन कूच से लेके सचिवालय घेराव से लेके विधानसभा घेराव से लेके तमाम कार्यक्रम, कांग्रेस का कार्यकर्ता सड़कों पे है और लड़ रहा है इस प्रदेश की सरकार से, इस जनता के पहले नहीं मुद्दों लड़ता के था लिए, लक्ष्मी नारायण जी, पहले नहीं लड़ता था जनता लक्ष्मी के अग्रवाल मुद्दों जी। के लिए। आप चुप रहिए, आपके नेता तो दिल्ली के चक्कर काट, इस एक साल में कितनी बार चक्कर काटे आपके नेताओं नहीं ने नहीं नहीं, दिल्ली के? लक्ष्मी आपके यहाँ अग्रवाल तो जी थोड़ा मेरी सा बात खटपट होती सुनिए। तो आप दिल्ली भाग जाते हो। ठीक है आप मेहनत, लोकतंत्र कांग्रेस में है, लक्ष्मी इसलिए अग्रवाल हर जी किसी सवाल की ये बात भी रखने का मौका। लक्ष्मी अग्रवाल जी सवाल ये है देखिए कि देखिए, मैंने कहा ना, इससे पहले भी हमारे पूर्ववर्ती अध्यक्षों ने बहुत अच्छा काम किया, लेकिन उनका समय और था। और ये जो समय जब करण मेहरा जी को इस प्रदेश की कमान मिली, ये मतलब चुनौतियों गोल्डन भरा पीरियड समय देख था। रही है, और समय को गोल्डन पीरियड देख रही है उन आप। चुनौतियों को देखिए, आपके जब टर्न आए आप बोलिएगा, अदरवाइज मैं भी आपको इंटरप्ट करूंगी, नहीं तो मैं उन एंकर बोल रहा चुनौतियों हूँ को लक्ष्मी पार अग्रवाल जी, पाने। मैं बोल रहा हूँ, मैं मनीष बोल रहा हूँ, मैं एंकर हूँ, मैं बोल रहा हूँ, मैं सवाल ये कर रहा हूँ कि क्या गोल्डन पीरियड इसको माना जाए आप लोगों के लिए? बिल्कुल, कांग्रेस ने एक नई जान फूंकने का, कार्यकर्ताओं के मन ठीक में है। एक संचार उत्साह का करने का, और जिस तरह से कांग्रेस का कार्यकर्ता सड़कों में लोगों के मुद्दों के लिए, जनता के मुद्दों के लिए लड़ रहा है इस प्रदेश सरकार से, निश्चित रूप से। और अभी चुनौतियां और भी हैं, क्योंकि ये जो प्रदेश की सरकार है, जिस तरह का माहौल प्रदेश में बना हुआ है, तमाम एक के बाद एक प्रकरण जो हमारे उत्तराखंड को शर्मसार होना पड़ा है, निश्चित रूप से चुनौतियां अभी और है, लेकिन उन चुनौतियों को हम बिल्कुल पार पाएंगे। ठीक है सतवीर सिंह चौहान जी, बहुत चुनौतियां आप लोग को दे रहे हैं करण मारा, और इन चुनौतियों से आप लोग पार नहीं पा पाएंगे। मनीष जी आपको प्रणाम और आपके सभी दर्शकों को मेरा सादर प्रणाम। पहले तो मनीष जी मैं कहना चाहूँगा कि आज ये चर्चा का विषय ही नहीं होना चाहिए था कि किसी राजनीतिक दल के अध्यक्ष का 1 साल पूरा हो रहा है, चाहे वो सत्ता पक्ष का हो चाहे विपक्ष का हो। इससे ये स्पष्ट होता है कि आज उत्तराखंड के अंदर कोई भी कांग्रेस के पास इस प्रकार का ज्वलंत मुद्दा नहीं है जिसको कि चर्चा का विषय बनाया जाए। खैर, जब आपने इस डिबेट में मेरे को बुला ही लिया और इस विषय पे आपने आमंत्रित किया है कि इस विषय पे कि बोलना ही है, तो मैं कहना चाहूँगा कि अभी और इस विषय पे एनालिसिस करने का अधिकार कांग्रेस का ही है। उनका घर का मामला है कि उनका 1 साल का कार्यकाल किस प्रकार का रहा और क्या उनके पॉजिटिव फीड्स है और क्या नेगेटिव फीड्स है। मगर मैं एक प्रसंग के साथ आपको बताना चाहूँगा। आप 4 दिन पुराना प्रसंग उठा के देख लीजिए, जब पूर्व के नेता प्रतिपक्ष और पूर्व प्रदेश अध्यक्ष कांग्रेस के ही किस प्रकार के कहते हैं कि इस प्रकार का प्रदेश प्रभारी इतना राजनीतिक रूप से अपरिपक्व नहीं हो सकता। ये तो ये बयान रहा उनका। उसके बाद किस प्रकार से करण मेहरा जी बाहर आके कहते हैं कि नहीं, इस प्रकार की कोई बात नहीं है। चाहे वो हरीश धामी का वो बयान उठा लीजिए, चाहे वो हरिद्वार के चुनाव में हरीश रावत का वो बयान उठा लीजिए। हम इस आपने बुलाया है तो इस पे कम से कम ये स्पष्ट रूप से उत्तराखंड की जनता और मैं ये पूर्ण रूप से समझ चुकी है कि आज की डेट में कोई भी ऐसा ज्वलंत मुद्दा उत्तराखंड के अंदर नहीं है जो बहस के लिए बचा हो। और फिर मैं आपको ये कहना चाहूँगा कि ये फिर भी इनके घर का मामला है और मैं एक राजनीतिक प्रतिद्वंदी होने के कारण जब आपने बुलाया है कि इस पे बोलना है तो मैं इस पे बोल रहा हूँ। और दूसरी जो बात है, आप देख लीजिए कि पूरी विधानसभा की कार्रवाई उठा लीजिए कि किस प्रकार से एक रचनात्मक विपक्ष का काम होना चाहिए था। 19 विधायक है, विधानसभा के 4 कोनों में 4 धड़ों में वो बटे हुए हैं। अगर वो उनको भी पूर्ण रूप से एक नहीं कर पा रहे हैं तो इस कामयाबी को कांग्रेस एनालिसिस करे कि भी किस प्रकार की एनालिसिस है। दूसरा, आपने कहा कि कांग्रेस के कार्यकर्ताओं में उन्होंने जान फूंकने की काम किया। अरे इतनी जान फूंकी, जब हरिद्वार में चुनाव होता है तो इनके प्रदेश महामंत्री हमारे दल में आ जाते हैं। इतनी जान फूंकी कि इनके प्रदेश महामंत्री जो बड़कोट में वो हमारे दल में आ जाते हैं। ये टोटल आज की डेट में जिस प्रकार से जो बहस का आपने मुद्दा बनाया, बहस का मुद्दा हो ही नहीं सकता कि किसी, मैं फिर कहता हूं कि ये किसी चाहे सत्ता दल का हो चाहे विपक्ष का हो, सवाल है ये कोई विषय नहीं बनता है। ये कई सवाल तो ये उठा रहे हैं सतवीर भाई, कह रहे हैं बहस का मुद्दा नहीं हो सकता, लेकिन ये तो तय हम करेंगे बहस का मुद्दा होगा क्या नहीं होगा सतवीर भाई। लेकिन दूसरी चीज ये कि सतवीर भाई, दूसरी चीज ये भी है कि मुद्दा सभी है। अभी यहाँ पर आपके भी प्रदेश अध्यक्ष का होगा तो आप भी इसी तरह फूल माला केक काटेंगे। लेकिन लक्ष्मी अग्रवाल जी आपके पास आते हैं। मैडम, आज हम ये जानना चाहेंगे कि कार्यालय में
कितने बड़े नेता आए थे, कितने बड़े नेताओं ने आज करण महारा को बधाई दी है, कितने बड़े बड़े नेता आए थे? या कुछ नाम मैं जानना चाहूंगा प्रीतम सिंह। मनीष जी, पहले मैं जरा भाजपा प्रवक्ता जी की बातों का जवाब दे दूं कि वो कह रहे हैं कि आज कोई मुद्दे ही नहीं है। अरे प्रदेश पूरा देख रहा है अंकिता भंडारी की हत्याकांड से लेके। मैं पूछना चाहती हूँ कि आज आपके पार्टी के जो अभी तक वीआईपी का नाम आपने क्यों नहीं खोला? आप जब वीआईपी, आपके मंत्री जो है वो विधानसभा में बयान दे कि वीआईपी कमरा है, और जब हम पूछते हैं कि ठीक है कमरा है, बताइए उस कमरे में रुका कौन था? आप लोग जवाब नहीं देते हैं। आप कहते हैं कि विधानसभा में इनका सवाल ही, आपकी विधानसभा अध्यक्ष कहते हैं कि हमारे पास बिजनेस नहीं है। आप 5 दिन की विधानसभा को 2 दिन में समेट देते हैं। और जहां तक रही मुद्दों की बात, जितने मुद्दे हैं, महिला सुरक्षा आए दिन देखिए महिलाओं के साथ क्या हो रहा है। बेरोजगारी चरम पे है, महंगाई पे आम आदमी का जीना मुश्किल कर दिया। आपको ये मुद्दे नहीं लगते? क्योंकि आपका जनता के मुद्दों से कोई सरोकार नहीं है भाजपा का। भाजपा सिर्फ अपने सत्ता के नशे में चूर है, अपनी कुर्सी बचाने में लगे हुए हैं। इनको कोई मतलब नहीं है कि क्या कहते, अभी ये कह रहे थे कि बड़कोट ने हमारी ज्वाइनिंग बता रहे थे कि किस ने भाजपा की वॉशिंग मशीन में पाउडर में, वो वॉशिंग मशीन में पाउडर डाल के इन्होंने धोया है। तो मां से अपनी जरा करेक्ट कर लीजिए। जिस तरह की हमारे अध्यक्ष ने पीसी करी थी कि जिस तरह आप सत्ता का दुरुपयोग कर रहे हैं, जिस तरह के भ्रष्टाचार और उसके डरा के धमका के लोगों को ज्वाइन करवा रहे हैं, और अपनी वॉशिंग मशीन के पाउडर में धुलवा के उनको बिल्कुल ना धुला के वो आपके कर्मठ कार्यकर्ता बन रहे हैं। तो माफी चाहती हूँ, आप अपनी इसको करेक्ट कर लीजिए। प्रदेश के देश में आपने ये काम किया है। कितनी गिरी हुई सरकारों को, चुनी हुई सरकारों को आपने गिराने का काम किया। आज देश पर भी आएंगे। जल्दी से 10 सेकंड। लक्ष्मी जी सुन लीजिए, अरे मुद्दे नहीं है, आप बाहर तो निकलिए, जमीन पे तो आइए, धरातल पे तो आइए। मुद्दे तो तभी दिखेंगे जब आप अपने एसी कमरों से बाहर निकलेंगे। सुन लीजिए, अब सुन लीजिए। लक्ष्मी अग्रवाल जी अब जवाब भी ले लीजिए। मैं इनको ने महिला सुरक्षा पे बात करी और महिलाओं की तमाम आबादी, एक स्कीम ये लक्ष्मी जी बता दे कि इन्होंने इतने 70 सालों में एक महिलाओं के लिए कोई स्कीम बनाई हो जिससे उनके जीवन में प्रगतिशील प्रयत्न हुए होंगे। और दूसरा, आप सुन तो लीजिए, अरे अंकिता पे भी बोलूंगा, चिंता मत करिए, सब बोलूंगा। जैनी कांड से लेके, गुड़िया कांड से लेके, और वो राजस्थान से लेके, सब सारे के सारे बताऊंगा। आप चिंता मत करिए, मतलब सुनने का धैर्य रखिए, आप सुनने का धैर्य रखिए, सुनने का धैर्य रखिए, सब बताऊंगा। कोई सवालों से भाग के नहीं जाएंगे। जिस प्रकार से कांग्रेस से सिपुगा फूंक देती है और उसके बाद भाग जाती है, और वो भी अब इस प्रकार से कोई भी हम कार्य ऐसा नहीं करते जिससे कि उत्तराखंड के या देश को किसी प्रकार से शर्मसार होना पड़े। रही अंकिता प्रकरण की बात, तमाम आपके चैनलों में बैठा हूं, इन्हीं के कांग्रेस के प्रवक्ता और इन्हीं के तमाम नेता आते थे, कहते कि कोई भी एक ऐसा व्यक्ति नहीं है कि जो उसमें उस चार्ज जो सबूत के तौर पे कोई नहीं है। जब चार्जशीट फाइल होती है, 90 लोग उसके अंदर है। फास्ट ट्रैक कोर्ट से लेके हमने एसआईटी से लेके तमाम वो जांचें बिठाई, और दूसरा इनके समय पे वो तंदूर कांड से लेके, जैनी कांड से लेके, और अजमेर इनके युवा मोर्चा के कार्यकर्ता थे 91 में, और गुड़िया कांड हिमाचल में हुआ, उसका कोई आज तक ये नहीं पता इनको क्या है। हमने तो आगे आगे काम किया। 5 सेकंड, इनसे एक स्कीम पूछ लेना कि महिला कल्याण में जिससे उनकी प्रगति हुई हो। अब मैं बता देता हूं, जो सैनिटरी पे जिस पे 12.5% टैक्स लगता था, 1 रुपए में आज जन्मोत्सव से मिल रहा है, और कई 100 करोड़ का उनको लाभ हुआ है। ठीक है। अमरेंद्र बिष्ट जी, देखिए सवाल ये है कि सर कि कांग्रेस के 1 साल पूरे हुए हैं, लेकिन आपको लग रहा है कि इन 1 साल में जो करण महारा, मतलब कांग्रेस, माफ कीजिएगा, करण महारा के 1 साल जो पूरे हुए, आपको लग रहा है कि करण महारा ने जो जिस लिए उनको अध्यक्ष बनाया गया था उस चीज को वो अचीव कर रहे हैं, या वो आगे अचीव कर लेंगे? देखिए, कांग्रेस आज के जो अध्यक्ष हैं करण महारा जी, उन्होंने 1 साल पूरा किया, और अक्सर ऐसा होता है कि कांग्रेस के अध्यक्ष बहुत कम हैं जिन्होंने अपना साल पूरा किया। पिछले कुछ समय में देखिए तो इससे पहले जो अध्यक्ष थे वो शायद 1 साल भी अपना पूरा नहीं कर पाए, इसीलिए तो केक नहीं कटा था। इसीलिए उन्होंने आज इसको सेलिब्रेट किया। लेकिन मैं हालांकि ये चूंकि कांग्रेस का अपने संगठन का मामला है, और कांग्रेस अच्छा कर रही है अच्छा नहीं कर रही है, हमारा इससे कोई वास्ता नहीं है। लेकिन फिर भी अगर हम पिछले 1 वर्ष का जो पूरा कार्यकाल करण महाराज जी का रहा उसको देखेंगे तो बहुत सारी असफलताएं उनके नाम हैं। उदाहरण के लिए आप देखेंगे कि परंपरागत तौर पर जो कांग्रेस के भीतर जो गुटबाजी चलती रही है शुरू से ही, तो ये लगता था कि करण महाराज जी एक यूथ लीडर के रूप में आगे आए हैं और वो सभी दलों को, सभी जो कांग्रेस के गुट है उनको साथ लेकर के चलेंगे। ऐसा दिखा नहीं। पिछले 1 साल के भीतर आप देखेंगे तो प्रीतम सिंह जी ने अलग रैली निकाली, मतलब पीसीसी के
जो को साथ लिए बिना उन्होंने एक बड़ी रैली यहाँ पर की अपने अपने दम पर। उसके अलावा उन्होंने बहुत सारे बयान, जिनका भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता ने भी अभी उल्लेख किया कि प्रभारी को लेकर के या उस हरीश रावत जी को लेकर के कई बार ऐसा हुआ। हरीश रावत जी अपनी अलग लाइन पर चलते रहे, तो इनको जोड़ने का जो काम इनके अध्यक्ष का था उसको नहीं कर पाए। दूसरा, ये एक ऐसा मौका था जब प्रदेश में मुद्दों की भरमार थी, बहुत सारे मुद्दे उत्तराखंड की राजनीति में तैर रहे थे। उत्तराखंड में जिस तरह का कुशासन भारतीय जनता पार्टी की सरकार में हुआ है, उसमें आप अंकिता भंडारी हत्याकांड से लेकर के और बेरोजगारों का जो ये पेपर लीक का जो विषय था, अगर भारतीय जनता पार्टी या कोई अन्य दल होता तो इस ताकतवर दल यदि होता तो उन पूरे आंदोलनों को हाईजैक कर लेता। कांग्रेस भी इस बात को कर सकती थी, लेकिन कांग्रेस नहीं कर पाई। उसके पीछे का कारण ये है कि वो एकजुट होकर के नहीं लड़ने की कोशिश की, लेकिन एकजुट होते तो वो बहुत बेहतर इन मुद्दों को लेकर के लड़ सकते थे और भाजपा को बहुत बैक फुट पर ला सकते थे। लेकिन करण महाराज जी के नेतृत्व में सभी जो वरिष्ठ इनके राजनेता हैं जो गुटों में बंटे हुए, वो एकजुट नहीं हो पाए, इसलिए ये भी उनकी असफलता है। अभी आप देखेंगे कि उन्होंने अपने संगठन को, जैसा बता रहे थे कि उन्होंने ब्लॉक तक जाने का काम किया, तो अभी मुझे लगता है कि एक आध महीने से ही ये उनके ये संगठन की कार्रवाई, लक्ष्मी अग्रवाल जी बैठी हैं, जिला अध्यक्ष हैं देहरादून की, और मैं आज ही देख रहा था कि उनको जिला अध्यक्ष का जो पत्र है, वो नियुक्ति पत्र है, वो शायद कल ही मिला, कल उनका किसी कार्यक्रम में प्रदेश अध्यक्ष जी ने दिया। तो एक साल के बाद आप अपने जिलों में, ब्लॉकों में संगठन बना पाए, तो कहीं ना कहीं मुझको लगता है कि करण महाराज जी यूथ होने के नाते बेहतर कर सकते थे कांग्रेस लेकिन में, तो बेहतर होने पाए। ठीक है, लेकिन जो परंपरा है उसको तोड़ नहीं पाए। प्रेम पंचोली जी, किस तरह से देखते हैं? देखिए, सबसे बड़ी चीज़ है, वरिष्ठ पत्रकार भी आप हैं, और जो इस वक्त उत्तराखंड के अंदर चल रहा है, अभी मैं उस मुद्दे पर भी आऊँगा। लक्ष्मी अग्रवाल जी ने कहा था, देश की बात कही थी, मैं उस पर भी आ जाऊँगा। लेकिन अभी जो चल रहा है, आपको लग रहा है कि कार्यकाल जिस तरह से करण महारा का रहा है, चुनौतीपूर्ण तो रहा ही है, लेकिन आपको लग रहा है कि वो एक साल में वो चीज़ अचीव कर गए? जैसा कि अभी अमरेंद्र बिष्ट जी भी बता रहे थे कि देखिए कितनी चीज़ें, क्या क्या कमियां रह गई हैं, जो करने के लिए आए थे वो तो अभी हुआ ही नहीं है, तो फिर किस चीज़ का सेलिब्रेशन है ये? मैं इस पे बहुत ज़्यादा नहीं कह पाऊँगा, क्योंकि मैंने जो कहना था वो अमरेंद्र बिष्ट जी ने बता दिया कि बहुत सारे अध्यक्ष हैं जो साल पूरा नहीं कर पाए, और अगर साल पूरा क्या है, सेलिब्रेशन हुआ है, तो वो एक बात है कि साल पूरा हुआ है, उसकी पूरी अटेंडेंस लगी कि एक साल उन्होंने अपना कार्यकाल का पूरा किया। लेकिन एक साल के अंदर जो उनके सामने संकट आए, वो उनके सामने अंदरूनी संकट आए, जो हमने देखा बार बार, कई बार प्रेस नोट भी आए उन लोगों की तरफ से कि अलाना हो गया, फलाना हो गया। वो अपने अंदरूनी झगड़े को निपटाने उनका साल पूरा कट गया। और जो एक्टिविटीज़ होनी चाहिए थी एक प्रतिद्वंदी के नाते, एक राजनीतिक प्रतिद्वंदी के नाते, या सत्ता के जो विपरीत जो नेता प्रतिपक्ष या सत्ता प्रतिपक्ष हम उसको बोल सकते हैं, उसके नाते जो काम होना चाहिए था, वो मेरे ख्याल से अंदरूनी झगड़ों के कारण से जो है वो नहीं कर पाए वो लोग। माना कि जैसे अभी उन्होंने भाजपा के प्रवक्ता ने कहा कि 19 विधायक हैं उनके, और 19 विधायकों के कारण सदन के अंदर ऐसा कोई इशू नहीं आया जिस इशू पे हम लोग, हमारे जो विकास के काम है वो आगे बढ़े, और उन विकास के कामों की जो एक्टिविटीज़ है उसका जो फलसफा है वो सामने आया कि मतलब ये काम कांग्रेस ने मुद्दा उठाया था और वो काम हो पाया है। आम तौर पे प्रेस में आना, प्रेस से बताना कि अंकिता भंडारी का वीआईपी कौन है, लेकिन उस लड़ाई को अगर ये सामूहिक रूप में लड़ते तो मुझे लगता कि भाजपा की मजबूरी हो जाती, वो बता देती कि कौन था वो वीआईपी। आज तक ये सवाल सबके गले नहीं उतर रहा है, तो वो असफलता हम कांग्रेस के अध्यक्ष के पाले में जाता है। और दूसरा एक मैं ये कहना चाहता हूँ कि हम पड़ोस में, हिमाचल के पड़ोस में रहते हैं, और हमारा जो उत्तरकाशी का एक छोटा सा इलाका है बंगाण, वहाँ के लोग ज़्यादा स्वास्थ्य, हेल्थ फैसिलिटी और अन्य विद्युत फैसिलिटी के लिए ज़्यादा भरोसा हिमाचल पे रहते हैं। अभी मेरे कुछ साथी हैं जो अपने स्वास्थ्य के लिए, उपचार के लिए शिमला जा रहे हैं, वो कह रहे थे कि भाई साहब देहरादून तो कुछ भी नहीं है, हमारे उत्तराखंड में एम्स भी है, शिमला में तो एम्स भी नहीं है, इंदिरा गांधी मेडिकल कॉलेज है जहाँ पर तीमारदार, मरीज से लेकर के तीमारदार को 1 रुपए भी खर्च नहीं करना पड़ रहा है। मैंने कहा कारण क्या है कि वहाँ जो संगठन है ना,
जो हमारे यहाँ देखो कि आप जब ऋषिकेश जाएं तो जंगल में भंडारा लग रहा है, कोई नहीं जाता, लकड़ी काटने में नहीं जा रहा उस जंगल में, वहाँ भंडारा लग रहा है, बंदरों को भंडारा करा रहे हैं। वहाँ के जो कार्यकर्ता हैं, कांग्रेस के हो, भाजपा के हो, दूसरे संगठनों के कार्यकर्ता हैं, उन्होंने एक यूनिटी बनाई और उस जो भंडारा देना चाहते हैं बोला कि हॉस्पिटल में भंडारा लगाओ, इसमें तो सरकार का कोई बजट नहीं जा रहा। तो जो विजनरी काम है, जो एक कार्यकर्ता के रूप में राजनीतिक कार्यकर्ताओं को करना चाहिए, वो झगड़ों के कारण से ग्रास रूट का एग्जाम्पल है, बजट का बात का। तो इस तरह से पिछड़े ये लोग। मनीष जी, मैं फिर कहना चाहूंगा, पुरजोर तरीके से कहना चाहूंगा कि किसी प्रदेश अध्यक्ष का 1 साल पूरा हो रहा है और बहस का मुद्दा बनना जा रहा है। ये बहुत बड़े सवालों को जन्म देता है कि आज के डेट में उत्तराखंड के अंदर कोई भी ऐसा ज्वलंत मुद्दा नहीं है कि जो इस प्रश्न को खड़ा कर सके कि सरकार सही दिशा में नहीं जा रही है। और ये अपने आप में जब ये विषय बनता है, मैं फिर कह रहा हूँ, ये हमारे प्रतिद्वंदी है, मेरा कोई नैतिक अधिकार नहीं है, मगर जब आपने इस विषय रखा है या कांग्रेस की तरफ से आया है या कहीं से भी आया, अनेक सवालों को जन्म देता है कि आज उत्तराखंड के अंदर कोई भी ऐसा ज्वलंत मुद्दा नहीं है जिससे सरकार को घेरा जाए। क्योंकि सरकार तो पहले दिन से ही काम कर रही है, वो तमाम विषयों पे काम कर रही है, जो संकल्प पत्र हमने लाया था उन विषयों पे काम कर रही है। आज उत्तराखंड जिस प्रकार से केंद्र सरकार के योजनाओं के माध्यम से उसकी 100% पूर्ति कर रहा है, आज हमारे तमाम केंद्रीय मंत्री जो देखने को लोगों को टीवी पे मिलते थे, वो उत्तरकाशी की वादियों तक पहुंच रहे हैं, पिथौरागढ़ तक की वादियों तक पहुंच रहे हैं, वहां की धरातल स्थिति जान रहे हैं कि यहां पर किस प्रकार से केंद्र की योजनाओं को और लाया जाए। अब जब इस प्रकार के जब कार्य होंगे तो कहां से ज्वलंत दूसरे मुद्दे बचेंगे? तब तो यही रहेगा कि ये प्रदेश अध्यक्ष है, लक्ष्मी अग्रवाल जी, इस पर चर्चा, लक्ष्मी अग्रवाल वो जी इतने असफल रहे हैं कि आपने देखा, मैंने आपको तमाम प्रकरण बताए, प्रीतम सिंह से लेके और वो 19 विधायकों की गुटबाजी सबने देखी है। लक्ष्मी अग्रवाल जी, बात यह है कि जब आए थे करण महारा आए थे, जितना मुझे नॉलेज है उस वक्त भी बड़ी हताश थी कांग्रेस, और क्योंकि हारी हुई थी और हताश भी थी, तो कहीं ना कहीं लोगों को लग रहा था कि चलो क्योंकि उस वक्त भी गुटबाजी थी, करण महारा आए हैं, युवा हैं और शायद सब कुछ संभाल ले जाएंगे, लेकिन ऐसा लक्ष्मी अग्रवाल जी दिखा नहीं है। देखिए कल का ही बयान है, करण महारा ने कहा कि भाई देखो कि कुछ लोग ऐसा कहते हैं, प्रभारी पर इस तरह के सवाल उठाते हैं, वही प्रभारी कल को इनके यहाँ इनके लिए अच्छे हुआ करते थे। तो कहीं ना इन दोनों के बीच में जो चल रहा है, अंतर युद्ध चल रहा है, जो अंतर कलह चल रही है, आप देखिए, मैं भी देख रहा हूँ, तस्वीर सामने है, मेरे भी रिपोर्टर गए थे वहाँ पर, कोई बड़ा ऐसा आदमी नहीं आया कि जिससे ये भी लगे कि हाँ करण महारा के नेतृत्व से वो संतुष्ट हैं। आप लोग हैं, लेकिन और कई लोग हैं जो संतुष्ट नहीं हैं, उन्हें कैसे अपनी तरफ खींचेंगी? क्योंकि आने वाला समय बहुत क्रिटिकल हो सकता है, क्योंकि 2024 का लोकसभा चुनाव नजदीक है, निकाय चुनाव नजदीक है। देखिए मनीष जी, पहले तो मैं एक चीज आपको सबको ही बताना चाहूंगी कि कांग्रेस एकजुट थी, एकजुट है और एकजुट ही रहेगी। कैसे ये तो लक्ष्मी, जो भाजपा का जो चश्मा है देखने का, वो अपने अंदर की कलाबाजी, अपने अंदर की जो खिचड़ी पक रही है उनके गुट में, वो नहीं देखती। उनको आदत है दूसरों के घर में, ठीक है, इनके अंदर गुटबाजी है, बट ठीक है, मान लीजिए कुछ बयान देते हैं मुख्यमंत्री जी के लिए, तीरथ जी कुछ और बयान देते हैं, वो उसको नहीं देखते, लेकिन उनको आदत है। लेकिन मैं उनसे कहती हूँ कि जिनके लक्ष्मी जी, आप एक अच्छी वक्ता, एक सुन लीजिए दूसरी मनी नहीं, आप एक अच्छी वक्ता है, मैं आपको आप बोलिएगा, सुनिए तो। एक लक्ष्मी जी, आप इतनी अच्छी वक्ता है, आप इतनी अच्छी नेता है, आप ये बताइए, आप भी देख रही हैं क्या चल रहा है, आप ऐसा नहीं है कि आप इस चीज को अनदेखा कर सकती हैं, मैंने नहीं, ये आपके करण। देखिए मनीष जी, कांग्रेस का जो कार्यकर्ता होता है वो अपने काम करने पे यकीन करता है। हमें जो जिम्मेदारी मिली है हम उसको निभा रहे हैं, अब जनता के बीच में जाके। ऊपर लेवल पे क्या हो रहा है वो हाईकमान हमारा जानता है, और क्योंकि कांग्रेस में लोकतंत्र है, हर किसी को बात, हम खुले मंच पे भी अपनी बात कहते हैं। ठीक है लक्ष्मी जी, आते हैं, आप कहीं मत जाइए, आ रहे हैं लक्ष्मी जी, आ रहे हैं, वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, तो कहीं मत जाइए, बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए एचएन न्यूज। ब्रेक के बाद फिर स्वागत है आपका। तो करण महारा जो कि कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष हैं उत्तराखंड के, उनका 1 साल पूरा हुआ है, वो कितने पास कितना फेल हुए हैं ये तो अब समय ही बताएगा। बहरहाल हमारे साथ हमारे मेहमान जुड़े हुए हैं जो तमाम तरह के सवाल उठ रहे हैं, उन सवालों का जवाब भी हम इनसे भी ले रहे हैं, और हमारे साथ कांग्रेस की प्रवक्ता भी जुड़े हैं। लक्ष्मी अग्रवाल जी, आप कुछ कह रही थी मैडम, पहले अपनी बात पूरी करें।
मैं ये कुछ प्रश्न इनसे भाजपा प्रवक्ता से पूछना चाहती हूँ, जो बहुत अभी सीना ठोक के कह रहे थे कि हमने जो घोषणा पत्र में कहा है वो हमने किया है। मान्यवर ये बता दीजिए, आज तक जोशीमठ के पुनर्वास की कोई नीति आप नहीं बना पाए। आज तक अंकिता भंडारी के हत्याकांड का वीआईपी का नाम आप खुलासा नहीं कर पाए। बेरोजगारों पे लाठीचार्ज आपकी सरकार कर रही है। अभी आप कह रहे थे ना कि हमारी सरकार तो बिल्कुल दूध की धुली हुई है। और दूसरी बात ये देखिए, कई जगह इनके नेता खुलेआम तमंचे लहरा रहे हैं। आप ये देखिए, ये भय का माहौल पैदा कर रहे हैं, ये गुंडागर्दी पैदा कर रहे हैं। इनके कार्यकर्ता, इनके नेता खुलेआम सर फोड़ रहे हैं एक दूसरे का। आप देखिए, हमारे पछवादुन में भी कुछ दिनों पहले कम से कम 100 लड़के भाजपा के उनको एक दूसरे का सर फाड़ दिया। वो थाना में जाते तो उनकी रिपोर्टें लिखी जा रही है। तो कहने का मतलब ये है कि तमाम। और दूसरी बात ये देखिए, महिला उत्पीड़न में पूछना चाहती हूँ, आप बड़ी अभी बातें कर रहे थे कांग्रेस में ये हुआ, आप अपनी पार्टी में बताइए ना कि महिला उत्पीड़न के मामले से आपका विधायक से लेके आपके मंत्री से लेके आपके तमाम नेता महिला उत्पीड़न के मामले में आपके भाजपा नेताओं के नाम ही क्यों सामने आ रहे हैं? आप भ्रष्टाचार में आपके मंडल अध्यक्ष और आपके भाजपा के नेताओं के नाम क्यों सामने आ रहे हैं? हाकम सिंह को आपने जेल भेज दिया, उसको आपने जमानत पे इतनी कमजोर जवाब भी ले लेते हैं लक्ष्मी अग्रवाल जी, जवाब भी ले लेते हैं। तमाम तरह के आपने नकल विरोधी कानून बनाया और उस कानून का सबसे पहला पालन उस पे बेचारे पे बच्चे पे किया जिसने ये कहा कि मैं परीक्षा में मेरी कॉपी में सील नहीं थी। ठीक है, जवाब भी ले लेते हैं लक्ष्मी अग्रवाल जी, जवाब भी ले लेते हैं। ठीक है, सतीश भाई जवाब दीजिए। कहाँ की बात कर रहे हैं? ठीक है, जवाब भी ले मैं तो लेते हैं। कहती हूँ ठीक है, कि इस प्रदेश का जो बुरा हाल जिस तरह आप कर रहे हैं, अब सुन लीजिए लक्ष्मी जी, अब सुन लीजिए। खुलेआम वो पब्लिक को खनन माफियाओं के साथ सरकार की इतनी लक्ष्मी सुन ठीक है, लीजिए, लक्ष्मी अग्रवाल जी जवाब भी ले लीजिए। मैडम जवाब भी ले लेते हैं। आए दिन खनन माफिया इतने लक्ष्मी जी जवाब भी ले लेते हैं। लक्ष्मी अग्रवाल जी जवाब भी ले लेते हैं। सुन लीजिए। ठीक है, जवाब ले लेते हैं। मौन है। ठीक है, जवाब ले लेते हैं लक्ष्मी जी। ठीक है, आप जवाब ले लेते हैं। सुन लीजिए। आप जीरो टॉलरेंस की सुन बात तो करते हैं। लीजिए अब। आप सिटी के नाम पे आपने लक्ष्मी क्या जी, सुन नंगा लीजिए। प्रदेश में किया है? सुन लीजिए, आप सुन लीजिए, मैंने आपको सुन लिया, आपके तमाम सवालों को सुन लिया, आपके उनका जवाब दे मेरे लीजिए। साथ पे, अब मतलब जवाब तो ऐसी ले कौन सी लीजिए। जादू की छड़ी है? अरे सुनिए, रुक जाइए। मुझे- अरे ऐसी सुन तो कौन सी लिया, आपको जादू अब की कितना छड़ी है कि 4 सुन तो साल लिया। के अंदर आपकी संपत्ति 10 गुना बढ़ जाती है। अरे कमाल है। ये चलो तो इनको मनीष जी 30 भाजपा सेकंड के और दे लोग ही दीजिए, इनको बता और बोलने सकते हैं। दीजिए थोड़ा 30 सेकंड उनको। ठीक है, हो गया लक्ष्मी अग्रवाल जी। बिल्कुल अब बोलने दूंगी। आप ये मुद्दे हैं, ये लोगों की ठीक है, समस्या ठीक है क्यों नहीं बोलेंगे हम? ठीक है लक्ष्मी अग्रवाल जी, सुन लीजिए, अब सुन लीजिए राजवीर। इसलिए ठीक बौखला है। गई लक्ष्मी जी, हाँ, इसलिए सतवीर बौखला जी, गई हाँ। जब मैंने बोला कि आज बहस का कोई मुद्दा ही नहीं बचा। किसी हाँ, पार्टी के मैंने राजनीतिक दल का अगर मैं कोई बौखला अध्यक्ष है नहीं उसका, मानने मैंने वाली, तो मैंने ये कहा मुद्दे गिनवा कि दिए। चाहे आप चाहे हमारी जवाब पार्टी का अध्यक्ष हो, दीजिए। उसका आप 1 साल जवाब कार्यकाल दीजिए। क्यों ना हो, बौखलाने का वो काम ये तो आपने कोई कहा। बहस का विषय इश्यू नहीं बन सकता कि भाई वो आपने उसका कहा 1 था, वर्ष पूरा हो हम गया। लोकायुक्त फिर मैंने आएंगे। कहा कि ज्वलंत हमारी विषय सरकार नहीं है, आएगी, हम इसीलिए ये लोकायुक्त सब बनाएंगे। सुन आज तक अरे वो सुन तो लोकायुक्त लीजिए ठंडे बस्ते में लक्ष्मी जी, आपका- सुन लीजिए। आज तक वो ठंडे बस्ते में लोकायुक्त कहाँ है आपका लोकायुक्त? अरे सुन लीजिए, लोकायुक्त सब कुछ बोल रहा हूँ, सुन तो लीजिए। आपके सभी प्रश्नों को दे हाँ, रहा हूँ, सुनाइए, जवाब दे रहा सुनाइए। हूँ, जवाब दे रहा हूँ। क्यों इतना धैर्य खो रहे हो? सुन लीजिए अब। अब भ्रष्टाचार पे ही, सबसे पहले भ्रष्टाचार पे ही आ जाता हूँ, हरीश रावत पे ही आ जाता हूँ कि पूरे उत्तराखंड में पहली बार अगर उत्तराखंड का मस्तक झुका तो वो हरीश रावत ने ही झुकाया। उस मुख्यमंत्री कार्यालय पहली बार अगर शर्मसार हुआ तो हरीश रावत ने कहा हुआ, जब उनका ऑडियो वीडियो लीक होता है कि भाई आप भी खाओ मैं भी खाओ, मेरी भ्रष्ट राष्ट्र की आंखें हैं, मेरी बंद है बिल्कुल, मुझे 10 जनपद तक पहुंचाना है। और चलो वो बहुत पुराना हो गया, उसको भी छोड़ो। अभी ताजा वो बयान दिखा दीजिए मुझे कहाँ है? क्योंकि सुनिए, आपकी आदत है बयान को काट के जितना आपके मतलब का होता उतना रखिए। अरे धैर्य मत खोइए, धैर्य है मेरे पास। गलत बोलेंगे आप तो मैं बिल्कुल गलत बोलेंगे तो उस पे बोलूंगी। सुन लीजिए, हाँ सुन लीजिए। और अपने समय पे बोलोगे तो अच्छा रहेगा, एक एक सुनेंगे तो, क्योंकि HNN प्रस्तुति चैनल है। और फिर मैं आपके विषय, फिर भ्रष्टाचार की अभी फिर मैं एक उदाहरण दे देता हूँ इनको। अभी ये 14 दल गए थे वहां पर सुप्रीम कोर्ट में, उन्होंने कहा कि हमको स्पेशल प्रोविजन चाहिए, राजनेताओं को स्पेशल प्रोविजन चाहिए, भ्रष्टाचार के खिलाफ अलग से कानून बनना चाहिए, और हमको अगर होता भी है भ्रष्टाचार तो हमको हाउस अरेस्टिंग चाहिए। अब बताइए भ्रष्टाचार और हाउस अरेस्टिंग, बताओ मनीष जी कौन सा कल्चर है? क्यों? और वो कल्चर में आज तक क्यों फॉलो कर रही है? इसलिए कर रहे हैं कि जब देश गुलाम था उस समय हाउस अरेस्टिंग होती थी। अब इनका देख लीजिए कि भ्रष्टाचार के प्रति इनका क्या रवैया है, और मैंने तमाम उदाहरण इनको बताया। और अगर भ्रष्टाचार पे खोलना चाहूँ तो क्वात्रोची से लेके तमाम वो उदाहरण मैं उस पर नहीं जाना चाहता। और रहा बात लाठीचार्ज का विषय, रहा कौन लाठीचार्ज पे बात कर रहा है? जिन्होंने किसानों पे गोलियां चलाई हो, 1998 में दिग्विजय सिंह ने किसानों पे गोलियां चलवाई हो, और 1984 में जब एक पार्टी का एक प्रधानमंत्री आके ये बोलता है कि बड़ा पेड़ गिरता है तो फिर धरती हिलती है, उसके बाद देखा सिखों को किस प्रकार से कत्लेआम हुआ, कितने बच्चे यतीम हो गए, कितने मारा गया, पूरे देश में 21 महीने इमरजेंसी लगाई गई, वो लाठीचार्ज की बात कर रहे हैं। और जिन्होंने 370 लगाने का काम किया वो लाठीचार्ज की बात कर रहे हैं।
सुनिए, अब हमारी सुन लीजिए, हो गया ना सर, हो गया, और क्यों नहीं मानेंगे सर, ठीक है, अभी आ रहे हैं ना सर, अभी और भी सवाल है, जवाब देना पड़ेगा सर, सारे अभी रुक जाए ना, ठीक है लक्ष्मी अग्रवाल जी, ठीक है मैडम अमरेंद्र जी, सवाल ये है कि आप देखिए जो 2024 में चुनाव होंगे वो विधानसभा चुनाव नहीं है, आपको मालूम है अमरेंद्र भाई, वो लोकसभा चुनाव, लोकसभा चुनाव मतलब कि मुद्दे जो होते हैं बहुत हाई प्रोफाइल होते हैं, उनको लेकर लड़ा जाता है, उन मुद्दों पर चुनाव होता है। लोकल बॉडी पर आप चुनाव लड़ेंगे तो आप फिर धाराशाही हो जाएंगे कि ये हुआ वो हुआ, कुछ नहीं होता। अब यहाँ पर जनता पूछे कि लोकसभा चुनाव में ये बताओ हम बीजेपी को वोट क्यों ना दें, या कांग्रेस कहेगी मत दो वोट, हम अच्छा कर रहे हैं, ठीक है अच्छा कर रहे हैं, या फिर कांग्रेस से पूछे कि हम तुमको वोट क्यों दें, ठीक है। तो यहाँ पर सवाल ये है कि जिस तरह से आज देखिए यहाँ पर, इसलिए हम लोकसभा चुनाव एक दूसरे परिवेश में लड़ा जाता है, उसकी जो वो जब लड़ा जाता है तो उसका एक अलग प्रारूप होता है, अलग स्वरूप होता है, सबकी अलग अलग सीटें हैं, इसीलिए आप देख लीजिए। अब यहाँ पर सवाल ये है कि अमरेंद्र भाई कि लोकसभा चुनाव में लड़ने के लिए कांग्रेस या फिर विपक्षी पार्टियों के पास कुछ अब ऐसा है जिससे वो जा पाएंगे, कुछ ऐसे मुद्दे हैं, क्योंकि आपको मालूम है कि इस वक्त देश के अंदर क्या चल रहा है, जिस तरह से थर्ड फ्रंट बनने की बात हो रही थी, उसी थर्ड फ्रंट में क्या हो रहा है आपको भी मालूम है अमरेंद्र भाई। देखिए, जहाँ तक आपने आगामी चुनाव को लेकर के, लोकसभा चुनाव को लेकर के मुद्दों की बात कही, तो मुद्दे तो बहुत सारे हैं देश के भीतर भी और इस राज्य के भीतर भी, जिनको लेकर के भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है उसको उसके खिलाफ खड़ा हुआ जा सकता है। लेकिन सवाल मुद्दों का नहीं है, चुनाव मुद्दा आधारित नहीं है, चुनाव आजकल संगठन आधारित हो गया है। और भारतीय जनता, जो हम आज चर्चा कर रहे हैं, और कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी के संगठन पर, भारतीय जनता पार्टी इसीलिए तो चुनाव जीत रही है क्योंकि उनका संगठन अन्य दलों से कुछ बेहतर है, वो संगठन पर लगातार काम करते हैं। तो संगठन उनका बेहतर है, हम उनको उस रूप में नहीं कह सकते कि वो कांग्रेस की तरह है, उनके भीतर ज़्यादा गुटबाजी है। तो चूंकि कांग्रेस में ज़्यादा गुटबाजी है, तो कांग्रेस का अगर संगठन है, यदि वो जिन ध्रुवों की हम बात कर रहे हैं, चाहे हरीश रावत जी हो, चाहे प्रीतम सिंह जी हो, जिसको लक्ष्मी अग्रवाल जी कह रहे हैं कि कोई गुटी नहीं है, तो कांग्रेस को तो ये स्वीकार करना चाहिए सबसे पहले कि हाँ गुटबाजी है जिनके कारण हम लोग पिछड़ रहे हैं। तो जिस दिन कांग्रेस के बारे में तो ये कहा ही जाता है, खुद ही वो लोग आपस में जब पीसीसी कार्यालय में रहते होंगे, अपने घरों में रहते होंगे, तो वो सामान्य बातचीत की भाषा है कि वो ये मानते हैं कि कांग्रेस जैसी पार्टी को कोई हरा नहीं सकता जब तक कि आपस में कांग्रेस ही लड़ लेना। तो वो जो उनके भीतर की लड़ाई है, वो लड़ाई चूंकि खुलेआम सब जानते हैं। अब अमरेंद्र भाई, ये लड़ाई सिर्फ उत्तराखंड नहीं है, अब आपको मालूम होगा कि अभी हरियाणा में भी ऐसा ही हो रहा है। ये देशव्यापी हो सकता है। हाँ, ये अब जो है मतलब कांग्रेस जो जिस तरह से टूट रही है, देखिए ये कोई अच्छी बात नहीं है, हम नहीं इसको अच्छा कहते हैं कांग्रेस टूट रही है, क्योंकि एक मुख्य विपक्षी पार्टी है, लेकिन ये जिस तरह से इनके अंदर बिखराव हो रहा है, कहीं ना कहीं राहुल गांधी के नेतृत्व को लोग स्वीकार नहीं कर रहे हैं। आपको मालूम है सर, 4 मुख्यमंत्री चले गए बीजेपी में, अभी क्या नाम है, सब लोग इधर उधर छटक भटक के आखिर किस में जा रहे हैं, बीजेपी में जा रहे हैं, क्यों जा रहे हैं? और जब वो बयान देंगे तो यही कहेंगे कि भाई नेतृत्व की कमी है, बच्चे हैं अभी, ये इनको समझ ही में नहीं आ रहा कोई चीज़। नहीं, देखिए, वो जब किसी राजनेता को किसी दूसरी पार्टी में जाना होता तो उनका यही बहाना रहता है। लेकिन एक बात तो मुख्यमंत्री अगर जा रहा है और उधर चुनाव होने वाले हैं, पूर्व मुख्यमंत्री जा रहा है, तो उसमें भी कुछ ना कुछ तो होगा ना, कुछ ना कहीं कमियां तो हो ही जाएंगी। देखिए, परिवार, समाज या राजनीतिक दल, कोई भी यदि कमजोर, उसका नेतृत्व यदि कमजोर होता है तो उनके दल के लोग दूसरे दलों में अपनी सत्ता का जो उनका लक्ष्य होता है उसको हासिल करने के लिए दूसरे दलों में चले जाते हैं, या फिर उनके कुछ इस तरीके के कुकृत्य होते हैं जिनको लेकर के उन पर दबाव रहता है और वो दूसरी पार्टी में चले जाते हैं, और ये आजकल सबसे ज़्यादा चल भी रहा है। तो उसके दूसरी पार्टी में जा करके फिर उसी दल में, जिस दल में वो लंबे समय तक रहे, उसको गरियाना, उसके बारे में कुछ भी बात कहना, वो दूसरी बात है। लेकिन मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि कांग्रेस के भीतर जिस तरह से गुटबाजी है, इसको स्वीकार करना चाहिए, तभी कांग्रेस आगे बढ़ सकती है। बढ़ सकती, सही कह रहे हैं लक्ष्मी अग्रवाल जी। देखिए, गुटबाजी है, उसको स्वीकार कर लीजिए। दूसरी चीज ये है कि आप देखिए कि आप लोकसभा चुनाव लड़ेंगी तो बहुत सारी चीजें हैं, यहाँ पर प्रधानमंत्री भी आएंगे, यहाँ पर वो भी कैंपेनिंग करने आएंगे, जाहिर सी बात है वो आएंगे,
यहाँ पर जब बात होगी, तब लोकसभा चुनाव की जब बात होगी तो वहाँ पर बात हो जाएगी कि भैया देखो इनके यहाँ तो हरियाणा में भी लोग नहीं साथ में, वहाँ लड़ाई हो रही है, इनके कई पूर्व मुख्यमंत्री हमारे साथ आकर मिल गए हैं, आप ये देखिए। तो कहीं ना कहीं जो संगठन है, संगठन में जो कमी आ रही है, आप देखिए शरद पवार ने आज किस तरह से वो उनके बयान आ रहे हैं कि भाई अडानी, आप अडानी उछाल रही हैं, वो कह रहे हैं अडानी कोई मुद्दा ही नहीं है। आप अभी आम आदमी पार्टी और आप लोग कह रहे थे वो उनके मार्कशीट की बात कर रहे थे, वो कह रहे हैं कोई मुद्दा ही नहीं है। तो कहीं ना कहीं चीजें जो है लक्ष्मी अग्रवाल जी अब बदल रही हैं और ये जो विपक्ष एकजुट जो दिखाता है वो एकजुटता दिख नहीं रही है। जिस तरह से आप देखिए, आप लोग ममता बनर्जी का साथ चाहती हैं, बवाल हो रहा है। आप लोग लालू प्रसाद यादव का साथ चाहती हैं, बवाल हो रहा है। जहां जहां विपक्षी पार्टी जिससे साथ चाहती है वहां जाइए, रामनवमी को लेकर बवाल हो रहा है। कैसे चलेगा मैडम? और फिर आप कहेंगे लोकतंत्र खतरे में, फिर आप बोलेंगे लोकतंत्र खतरे में। जी, आपने बहुत अच्छा बोला कि चुनाव होंगे तो प्रधानमंत्री जी यहाँ आएंगे और तमाम वरिष्ठ नेता। हम तो चाहते हैं कि वो उत्तराखंड की धरती पे आए, क्योंकि एक ऐसे प्रधानमंत्री जो उत्तराखंड की धरती पे आते हैं और बहुत बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ का नारा देते हैं, वो यहाँ की बेटी के लिए एक शब्द उनका मन नहीं पसीजता, एक शब्द नहीं वो कहते हैं। हम तो चाहते हैं हम की मुद्दों पे चुनाव हो। अब आप चुनाव में जाएंगे तो क्या लेके जाएंगे, भाजपा चुनाव में जाएगी तो क्या लेके जाएगी, यही लेके जाएगी ना कि ये हमारा कार्यकाल, ये हमने घोषणा पत्र में ये कहा था और हमने ये क्या आपने 2 करोड़ लोगों को रोजगार देने की बात की थी। कितने लोगों को रोजगार मिला हम सब जानते हैं। आपने कहा था कि 15 लाख रुपए हर के खाते में आएंगे, कितने आए ये सब जानते हैं। आपने कहा था 100 दिन में महंगाई कम करूंगा, आज महंगाई के बोझ तले आम आदमी दब रहा है। आपने कहा था कि संविधान को, ये आज लोकतंत्र मतलब विपक्ष को आप माइक बंद करने के सदन में बोलने नहीं देंगे। सदस्यता खत्म इसलिए कर लेंगे कि आप पूंजीपतियों के साथ सरकार की गठजोड़ पे सवाल पूछ रहे हैं, ये कोई बात है? आपने कहा था आज राहुल गांधी पर खुद आपके लोग सवाल उठा रहे हैं। गुलाम नबी आजाद आपके जो पहले नेता, तो लक्ष्मी अग्रवाल जी देखिए मैडम आप ये देख रही है कि जिस तरह से ठीक है, लोकतंत्र की हत्या बिल्कुल हो रही है, ठीक है, बिल्कुल। संविधान ने तो हमें लोकतंत्र की हत्या आप कहिए ना कि बंगाल में भी हो रही है लोकतंत्र की हत्या, कहिए लोकतंत्र की हत्या बंगाल में भी हुई। ये मुद्दे हैं तमाम, ठीक है, बेरोजगारी लक्ष्मी आज चरम अग्रवाल पे पहुंच गई जी है। कहिए लोकतंत्र की हत्या बंगाल में भी हो रही है, बिल्कुल। आप मुझे बताइए ना, बिहार में भी हो रही है, कहिए आप मुझे बताइए, लोकतंत्र से चुनी हुई सरकार है आपकी, भाजपा ने गिराने का काम किया ना नहीं, राज्य में, ठीक कहाँ है, है? ठीक क्या है। ये इनका लक्ष्मी लोकतंत्र अग्रवाल पे जी, विश्वास है? मैं कह रहा हूं आज कि आप यहाँ बात कर रहे हैं कि लोकतंत्र की भाजपा में हत्या शामिल नहीं हो हो रहे हैं। रही है। कर्नाटक में क्या हुआ? कर्नाटक में क्या हुआ? कितने एमएलसी, कितने विधायक, कितने मंत्री जो कांग्रेस में लक्ष्मी शामिल हुए, अग्रवाल उस पे जी, क्या ठीक कहेंगे आप? है। तो अभी बीजेपी गलत है, हम आपकी सारी बात मान लेते हैं। इस भोकाल का बीजेपी जनता गलत धीरे है, धीरे भोकाल बीजेपी इनका जो गलत है, पर्दा हम उठ रहा मान है, लेते हैं, आपकी सारी बात में मानने के लिए वो तैयार हूं। पर्दा बीजेपी उठ रहा गलत है है, और वो ठीक जिस है, दिन पर्दा ठीक उठेगा, है, पर्दा आप उठ रहा है। मुझे बताइए बीजेपी का चाल चलन इस दिख देश रहा है। पे, इस देश ठीक है। के लोगों के लिए लेकिन कुछ लक्ष्मी नहीं है। अग्रवाल जी, देश लक्ष्मी की अग्रवाल जी, जनता के महिला, आप महिलाओं की बात कर रहे हैं, लक्ष्मी आप अग्रवाल जी, महिलाओं के बयान दे रहे हैं, लोकतंत्र की हत्या बंगाल में हो रही है कि नहीं हुई है? लक्ष्मी अग्रवाल जी सुन लीजिए, अब मैं लोकतंत्र की आपको सुन लिया, हत्या, आप लक्ष्मी अग्रवाल सुन जी, लीजिए, आप एक सुन मिनट। लीजिए। लक्ष्मी अग्रवाल जी, लोकतंत्र की हत्या बंगाल में, बिहार में हुई कि नहीं हुई, हमको इसका जवाब दीजिए। आप रामनवमी के झगड़ों की बात आपने देखा पूरे प्रदेश में क्या हुआ? तो इससे पहले क्या रामनवमी नहीं मनाई जाती थी? फिर मैं वही कह रहा हूँ, इसीलिए तो बोल रहा हूँ, वहां पर लोकतंत्र की हत्या हुई कि नहीं हुई, हुई कि नहीं हुई वहां लोकतंत्र की हत्या? आप रामनवमी नहीं मनाने दे रही हूँ। संसद में सरेआम दिख रहा है, आप क्या कर रहे हैं? अरे ठीक है, बता तो रहे हैं ये गलत कर रहे हैं, ये गलत कर रहे हैं। लक्ष्मी अग्रवाल जी, बीजेपी वाले गलत कर रहे हैं। विपक्ष मांग कर रहा है जेपीसी को गठित करने की, अरे मैडम, क्यों नहीं जेपीसी गठित कर रहे हैं? आप ही के पवार जी कह रहे हैं जेपीसी गठित करके क्या करोगे? जब विपक्ष बार-बार आपसे सवाल पूछ रहा जेपीसी है, गठित तो चुप करके क्यों क्या है? करोगे? बताइए ना, खुलासा आप ही क्या कीजिए किसका है? ठीक है, आपकी सतवीर भाई, मित्रता जवाब है, दीजिए, जवाब नहीं देना चाह रहे, ठीक है लक्ष्मी अग्रवाल जी, आप जवाब नहीं देना चाह रहे। देश आपने एक बंदा रख लिया, उसको सच्ची बोलिए, मित्रता है, ठीक है, वैसे ही सतवीर आपकी भाई जवाब दीजिए। सच्ची मित्रता है, बिल्कुल अब मित्र होना चाहिए ऐसे ही, चाहे कोई कुछ भी हो जाए, लेकिन सुन अपनी लीजिए मित्रता निभानी है हमें। सुन लीजिए, आप बहुत धैर्यशील है। इन्होंने बेरोजगारी से लेके, महंगाई से लेके, महिला सुरक्षा से लेके और तो आम आदमी पार्टी की तरफ से संगठन की दृष्टि से हमारे ऊपर प्रकाश डाला। तो मैं महंगाई पे भी बोलना चाहूँगा कि कल ही का बयान उठा लीजिए, शशि थरूर ने क्या बोला है, राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव लड़ा उन्होंने और कोई ऐसा अखबार भारत का नहीं बचा जहां पर उनका बयान नहीं छपा। उन्होंने कहा कोविड जैसी महामारी के बाद जब पूरा विश्व त्राई त्राई कर रहा है, तब भारत में
10वीं रैंकिंग पे हम छोड़ के गए थे, आज अर्थव्यवस्था 5वें नंबर पर है। और आज की डेट में महंगाई को जिस प्रकार से कोविड के बाद भारत ने इसको काबू किया है, अभी भी कहते हैं काबू करने की और आवश्यकता है, उसको हम लगातार काबू कर रहे हैं। और महंगाई की बात सुनिए काबू करने की और आवश्यकता है, मेरा सवाल था आपसे। एक मिनट और दूसरी बात बता दूं, अभी जुम्मा सरकार आई है लक्ष्मी जी आपकी हिमाचल में, 7 रुपए पेट्रोल डीजल पे बढ़ाए हैं। कौन सी इनकी मजबूरी थी कि सरकार आते ही वो 5 रुपए बढ़ाई जाए? और जेपीसी की मांग कर रही है। मैं इनको बता दूं, अभी 2 सीमेंट के प्लांट अडानी जी के वहां पर है, जब उन्होंने बंद किए उसको, किस प्रकार से सुक्कू जी ने उनके सामने किस प्रकार से दंडावत किया कि नहीं शुरू करिए। और पंजाब और राजस्थान के अंदर जब 70,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट आता है, जो राहुल गांधी से लेकर कांग्रेस के तमाम नेता कहते थे कि अदानी चोर है, उसी को जी करके संबोधित करते थे। और दूसरा ये लोकतंत्र की बात कर रहे थे, सबसे अधिक अगर राष्ट्रपति शासन लगाने का काम किया तो वो कांग्रेस की सरकार ने किया। जब बाबरी मस्जिद, जो तथाकथित बाबरी मस्जिद ध्वस्त होती है, तो इन्होंने हिमाचल में भी सरकार हमारी गिराई। वही बताइए कि कहां पर होता है प्रकरण, कहां पर सरकार गिराई? और सबसे अधिक, अगर छोटा सा राज्य मणिपुर में सबसे ज्यादा इन्होंने वहां पर राष्ट्रपति शासन लगाया। और दूसरा बात आती है महिला सुरक्षा पे। मैंने पहले भी कहा इनसे, क्योंकि इनके पास कोई उत्तर नहीं, कभी काम नहीं किया महिलाओं के लिए। एक स्कीम का नाम नहीं बता पाया, और मैं बताता हूं स्कीम कैसे होता है। मुद्रा योजना में अगर सबसे स्कीम बनाई गई तो महिलाओं के लिए। और मैं फिर कह रहा हूं कि जो सैनिटरी पैड पे 12.5% जो टैक्स लगता था, आज की डेट में 0% टैक्स 1 रुपए में दिया जा रहा है जनौषधालय के माध्यम से। संगठन की दृष्टि से मैं कहना चाहता हूं, आपको बताता हूं, उत्तर प्रदेश में हमारी मायावती की सरकार थी, हमारी सीटें ज्यादा थी, कई ज्यादा थी, मगर हमने मायावती को मुख्यमंत्री बनाया। नीतीश कुमार के साथ सरकार में हमारी सीटें ज्यादा थी, हमने उनको बनाया। इसीलिए संगठन हमारा मजबूत है आज की डेट में। आपके पार्टी के 10 नेता हैं, जिस तरह से आपने कांग्रेस अरे महिला पे ना बोलो तो अच्छा रहेगा। जो बोलते पार्टी के नेता, समाजवादी पार्टी के नेता बोलते थे कि लड़कों से गलती हो जाती है, बलात्कार के बाद उनके साथ सत्ता शेयर करते। मायावती के साथ तो प्रकरण सबने देखा, उनके साथ सत्ता जाके शेयर करते, कैसी बात करते। जैनी कांड, तंदूरी कांड सबने देखा किस प्रकार से होता है, क्या बात करते महिला प्रकरण। मैं आपको 10 स्कीम ऐसी बता सकता हूं। शौचालय जो स्कूलों में आज का क्या हो रहा है? ठीक है सतुर भाई, ठीक है, समझदार आदमी है, ठीक है, कांग्रेस हंसी पे, ठीक है। प्रेम पंचोली बता रहा हूं आपको, ठीक है, प्रेम पंचोली देखिए सवाल ये है, एक मिनट सतुर भाई ना, एक मिनट रुक जाइए ना। प्रेम पंचोली जी देखिए सवाल ये है, प्रेम पंचोली जी, कांग्रेस आज कई मुद्दों पर जवाब नहीं देना चाहती, वो बच रही है, क्या कर रही है ये समझ में नहीं आ रहा। देखो अब देखिए मैं आपसे पूछना चाहूंगा, आप भी पत्रकार हैं, क्या बिहार में लोकतंत्र की हत्या नहीं हुई? जो लोकतंत्र की हत्या बोल रहे थे ये जेडीयू के नेता, वहाँ के डिप्टी सीएम, वहाँ के नीतीश कुमार मुख्यमंत्री, जो लोकतंत्र की हत्या ममता बनर्जी बोल रही थी, क्या बंगाल में लोकतंत्र की हत्या नहीं हो रही है? वहाँ लोकतंत्र क्या हत्या नहीं हो रही है? आज जितने भी इनके विपक्षी पार्टी के जितने भी विपक्षी पार्टी के जहाँ पर काबिज हैं ये सत्ता में, वहाँ सर दंगा हुआ है। बिल्कुल, वहाँ दंगा हुआ है। क्या वहाँ लोकतंत्र खतरे में नहीं था? वहाँ लोकतंत्र की हत्या नहीं हुई है? इस पर क्यों नहीं विपक्षी ये लोग जवाब देते हैं? अरे जब हम कह रहे हैं ये लोग नेता है, हम इसीलिए कहते हैं ये लोग नेता है, हम लोग आम आदमी हैं, आप आम आदमी हैं, ये लोग नेता है सर, इन लोगों को समझ में नहीं आता है। नहीं, देखो आप जब थोड़ा इतिहास पलटोगे ना, तो जब गड़बड़ियाँ हुई है तो सीधा दिखाई देता है कि जहाँ भी सत्ताएं भारी बहुमत में आई है, राष्ट्रीय स्तर पे आई होगी या हमारे प्रांतों में जो पार्टियां जो भारी बहुमत में आई है, वहाँ गड़बड़ियाँ हुई है। और विपक्ष जहाँ जब कमज़ोर हुआ है तब तक गड़बड़ियाँ हुई है, लोकतंत्र खतरे में आया है, ये साफ दिखता है। और ये सबसे बड़ा दुर्भाग्य इस देश का कि हमारा जो विपक्ष है वो लगातार कमज़ोर होता जा रहा है। कमज़ोर होने के कई कारण हैं, अंदरूनी झगड़ा तो सामने पे आ गया, क्या वो समाज के लिए काम कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं? यदि नहीं कर पा रहे हैं तो उनकी कमजोरी वो सीधा आ रहा है, और उनकी कमजोरी का जो नाजायज़ फ़ायदा है वो सत्ता में बैठे हुए लोग उठाते हैं। ये इतिहास में है, और ऐसा नहीं कि ये अब हो रहा है, जब इस 20 साल पहले भी जो सरकार जिन्होंने चलाई होगी, देखिए सत्ता में बैठे लोग क्या उठाएंगे? अब आप एक चीज बताइए, आप कहेंगे ईडी भैया, ईडी का ये, ईडी का वो, आप दुनिया भर की चीज कहेंगे, ठीक है, आप कहते हैं, आप बोल रहे हैं, आपसे एक मिनट ना सतवीर भाई, वो आपसे जब बात होती है तो फिर ये बोलते हैं कि भाई एक चीज बताइए कि
आप ऐसा ठीक है, आप सबूत लेके आइए, कोर्ट खुला है आपके पास, कोर्ट चले जाइए, 2 मिनट का काम है, कोर्ट आपको जवाब दे देगा। अगर ठीक है, अगर गड़बड़ी है तो कोर्ट ही कह देगा। दूसरी चीज, 3 बजे क्या कोर्ट जो है कोर्ट के ऊपर क्या भरोसा नहीं है? कोर्ट ने अपना पूरा बना दिया है, उसके बाद आप जब कोर्ट का फैसला आ जाता है उसके बाद जेपीसी की मांग कर लीजिए। नहीं, क्या वो उस पर नहीं हो सकता? देखो, न्यायालय का तो हमारे देश में बड़ा सम्मान होता है, और जो न्यायालय द्वारा जो निर्णय आता है उसके हमारे जो भी राजनीतिक दल हैं वो सम्मान करते हैं। जो राजनीतिक कार्यकर्ता नहीं करते हैं, नहीं दिख रहा है। नहीं, जो नहीं करते हैं वो समाज की नजर से गिर रहे हैं, वो तो स्पष्ट है। लेकिन आज जो दौर है, जो विपक्ष के कमजोर के कारण जैसे जो समाज के में जो समस्याएं पैदा हुई है, उसका विपक्ष का भी एक कारण है कि विपक्ष कमजोर है हमारे सामने। अगर विपक्ष मजबूत होता तो मुझे लगता है कि उत्तराखंड की जब हम बात करेंगे, क्योंकि उत्तराखंड के कांग्रेस अध्यक्ष के सेलिब्रेशन पे ये डिबेट रखी गई है, और डिबेट का तो कोई बड़ा औचित्य नहीं होता है, पर लेकिन अगर उस बात पे रखी, मैं ये कहना चाह रहा हूँ, चीजें क्लियर कर दें, मैं ये सेलिब्रेशन पर डिबेट नहीं है। हाँ, उनके 1 साल पूरे होने पे उस पर क्या काम उन्होंने किए हैं और काम की क्या करेंगे, उन्होंने विपक्ष की तरह कितनी अपनी भूमिका सही से निभाई है, इस पर है, सेलिब्रेशन पर नहीं है। मैं इस चीज को क्लियर कर दूं, ठीक है? वो पार्टी मनाए, कुछ भी करें, उससे हमें मतलब नहीं है, यहाँ पर ये है। वो जो विपक्ष की कमजोरी है उसका ये हस्र हुआ कि हमारे पिछले 5 सालों में जो विपक्ष जब कमजोर रहा, 70% जो सरकारी नौकरी मिली वो संविदा पे मिली है, और जो सरकारी रोजगार के लिए जो हमारे यूथ तैयारी कर रहे थे वो लोग पिछड़ गए उसमें। 70% लोग संविदा पे 4,000, 5,000, 10,000, 20,000 इस तरह की नौकरियां मिली है। ये सबसे बड़ा दुर्घटना अगर है तो विपक्ष की कमजोरी से हुई है, और उनकी एक्टिविटीज में नहीं आता। देखिए सतवीर भाई, एक चीज और भी है, लोकसभा चुनाव आते 1 मिनट सर, क्लोजिंग कमेंट है, यहाँ से शुरू कर लेते हैं। सतवीर भाई, एक सबसे बड़ा सवाल ये है कि मैनिफेस्टो तैयार हो जाता है, मैनिफेस्टो सब तैयार कर देते हैं, चाहे आम आदमी पार्टी हो चाहे कांग्रेस हो, सब लोग मैनिफेस्टो तैयार कर देते हैं, सब ये कहते हैं, सब दावा करते हैं कि नहीं जी हमने मैनिफेस्टो पर काम किया है। लेकिन अगर धरातल पर चाहिए तो मैनिफेस्टो में कई ऐसे चीजें होते हैं जो काम हुए ही नहीं होते हैं, सिर्फ लोकार्पण शिलान्यास किया जाता है। सतवीर भाई। हाँ मनीष जी, मैं आपकी बात से बिल्कुल भी सहमत नहीं हूँ। हम अगर 20 बातें उसमें कहते हैं तो 20 से कई अधिक और काम ऐसे करते हैं कि जो सर महंगाई की बात आप ही ने कही थी कंट्रोल करने की, हमने तो नहीं कही थी ना। देखो, हमने जिस प्रकार से, मैं कह रहा हूँ ना, मैं कह रहा हूँ, आपने बताइए जिस प्रकार से विश्व पटल पे भी दूसरे देशों ने कहा है कि जिस प्रकार से भारत निपटा है वो सराहनीय है। इतना बड़ा देश जी, कोविड जैसी महामारी के बाद 80 करोड़ से अधिक लोगों को वो अपने यहाँ से फ्री निःशुल्क अनाज देता है, निःशुल्क वैक्सीन लगाता है, और सरकार की प्रत्येक योजनाओं से लोगों को जोड़ा है। और 2024 चुनाव की आपने बात करी, हमारे पास इतने कार्य बोलने के लिए है कि अगर कई घंटों तक डिबेट कराई जाए तो तब भी आपका समय कम पड़ जाएगा। कांग्रेस भी गिना देगी सर, वो तो कहेगी हमारे समय में तो आप लोग पले बढ़े हैं, वो तो गिना देगी जो जहां पर आप खेले कूदे हैं वो स्टेडियम हमने बनवाया है, कांग्रेस तो ये भी बोल देगी। अब बताइए ना, कांग्रेस तो यही कह देगी कि इस बार कांग्रेस तो ये भी कह सकती है कि जिस प्रकार से हमने बंटवारा किया है कि हमारी लाशों पे होगा बंटवारा और बन जाएगा। और हम तो सार्थक बहस करना चाहते हैं। फिर मैं कहता चाहूँ भाई, विषय आपका वो था कि भाई करण मेहरा में फिर कहा कि कोई ज्वलंत मुद्दा नहीं है, किस प्रकार के मुद्दे आ रहे किसी अध्यक्ष के, फिर कह रहा हूँ हमारे पार्टी का अध्यक्ष क्यों ना, हमारी पार्टी का अध्यक्ष क्यों ना, इस प्रकार की कोई बहस के मुद्दे नहीं हो सकते। और दूसरा, महंगाई आज की डेट में कंट्रोल है, बिल्कुल कंट्रोल है। जिस प्रकार से आप देख लीजिए, पैसे वाले तो कंट्रोल है, हम लोग तो गरीब आदमी है, कहाँ कंट्रोल है सर? बिल्कुल आज की डेट में आदमी है, कहाँ कंट्रोल? आज की डेट में महंगाई जिस प्रकार से काबू की गई है, और बच नहीं पाएंगे। अब आप अच्छा ये बताइए, कांग्रेस के समय की महंगाई और आज की देख लीजिए महंगाई की स्थिति, देख लीजिए किस प्रकार की, इतनी बड़ी मासिक महामारी आने के बाद भी। दूसरा कांग्रेस के प्रवक्ता ने एक चीज बोली थी जो उनका जिन बार बार उगल के आ जाता है। उन्होंने कहा कि रामनवमी पे जिस प्रकार से शोभा यात्रा निकल रही है, किस प्रकार का तांडव हो रहा है, तो ये क्या बताएंगे जिन्होंने हलफनामा दायर किया था कि राम काल्पनिक है सुप्रीम कोर्ट के अंदर। और सुनो, और कोर्ट की आपने बात करी, जब आतंकवादियों के लिए रात को 3 बजे कोर्ट के दरवाजे खुल सकते हैं तो आम जनता के लिए क्यों नहीं खुल सकते? ये बात बताएंगे। गुलाम नबी आजाद ने किस प्रकार से कहा कि राहुल गांधी किस प्रकार से बाहर जाते हैं और बड़े-बड़े उद्योगपति उनसे किस प्रकार से मिलते हैं? बोलने दो। हाँ बोलिए। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता साथी ने किस तरह बिल्कुल फर्राटेदार तरीके से बताया कि उनकी सरकार क्या चल रही है और कैसे काम कर रही है। तो निश्चित तौर पर इसमें कोई दो राय नहीं है कि ये एक ऐसी सरकार इस समय पिछले मतलब जो मोदी सरकार है, ये सिर्फ गप मारने वाली सरकार है, मुंह बजाने वाली सरकार है। काम के नाम पर इन्होंने कोई ऐसा काम किया नहीं जिसके लिए जनता इनको वोट दे। लेकिन आपने जो कहा थोड़ी देर पहले
कि बंगाल की क्या स्थिति हो गई, बिहार की क्या स्थिति हो रही है, विपक्षी राज्यों में जहाँ विपक्षी दलों की सरकारें, वहाँ क्या क्या माहौल बन रहा है। तो आप देखिएगा कि 2024 के चुनाव के लिए ये माहौल बनाया जा रहा है। और ये मतलब ममता बनर्जी बना रही है, नहीं, तैयार कर रही है। ये नीतीश कुमार ये तैयार कर रहे केंद्र- हैं बीजेपी के ये लिए। कौन और कर फिर रहे हैं? बाद देखो में- देश में इस अरे तरीके सर, का क्या माहौल बात कर रहे हैं? दे- आप उन ऐसे नहीं लोगों का सुनिए साथ ना, मत दीजिए सुनिए अपने ना, भाई, ना, ना। देश उस पर हम में बोलेंगे देश नहीं, में ऐसे लोगों माहौल के साथ कौन बना रहा है? कौन बना रहा है? ममता बनर्जी बना रही है। परसों आप ही नीतीश तो कुमार डिबेट बना करा रहे रहे हैं थे, सर। आप ही नीतीश तो कुमार बना रहे हैं। आप ही तो डिबेट कर रहे थे। देखो भाजपा की तरफ तो से मैंने सतवीर भाई बोला है ना ऐसे यहाँ पे, महंगाई की मैंने बात की ना। देखो भाजपा लेकिन की तरफ माहौल से कौन सतवीर बना भाई रहा है बैठे यहाँ हैं, पर? सुनिए ना। ठीक है। मैं ये कह रहा हूँ कि इस तरीके का माहौल कौन बना रहा है? परसों मजार का मुद्दा आप ही तो उठा रहे थे। उत्तराखंड की सरकार इस बात को लेकर मैंने उठाया था इस बात को आतिकमल का लेकर के मामला। नहीं सरकार आतिकमल। कह रही है उत्तराखंड की, आप आतिकमल। मतलब सरकार की बात कर रहे हो। आपने भी कहा आतिकमल, उत्तराखंड मैंने की भी कहा सरकार आतिकमल। उत्तराखंड की सरकार कह रही है कि हम इतने तो मजारों आतिकमल नहीं हटाना को, चाहिए। वो उसको बाकायदा सूचना विभाग आतिकमल नहीं हटना के जा चाहिए। फिर वही बात करें आप। अब वो कह रहे हैं, बात कर रहे हैं आप। वो आतिकमल कह रहे नहीं हैं हटना इस चाहिए, बात ठीक है। को, वो कह रहे हैं ठीक इस है, बात ठीक को है। कि हम ठीक है, हम समय मेरे पास बस इतना ही था। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपना बहुमूल्य समय देने के लिए। तो हमारे इस खास पेशकश में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। तो खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहिए एचएन न्यूज़। नमस्कार।